लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था पोलराइड के बारे में या फिर पोलराइज़र के बारे में, और ये जो बीच में आपको लाइन दिख रहा है वो उसका एक्सिस रहेगा, नेचुरल एक्सिस, जिसे आपने नाम क्या दिया है, पोलराइजिंग एक्सिस नाम दिया है। अब इस पोलराइड की मदद से हम दो और बातें स्टडी करेंगे, दो और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन स्टडी करेंगे, और वो दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे एक UPL को स्टडी कीजिएगा। तो ये UPL है जिसमें 1, 2, 3 और ये चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये रहेगा आपका अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब उस अनपोलराइज्ड लाइट के सामने मैं ये क्या रख देता हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इधर दिखा, मैं इसे ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ। ठीक है, आपको शायद दिखेगा कि मैं इस तरह से इनको एक दूसरे के सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये जो नीचे से लाइट है उसे इस पोलराइज़र की तरफ भेज देता हूँ तो देखिएगा क्या हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ, ध्यान देना इसे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि ये मैंने नीचे रखा हुआ है, ये इसके ऊपर है, तो लाइट क्या करेगा, नीचे से इसके अंदर जाएगा। बाकी ये जो 3 लोग हैं, ये इधर और ये इधर, ये लोग ब्लॉक हो जाएंगे। इस पोलराइज़र का ये एक्सिस, नेचुरल एक्सिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन में, फिर से एक बार, इस पोलराइड का नेचुरल एक्सिस या पोलराइजिंग एक्सिस जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा। तो लाइट क्या करेगा, बाकी सबको ब्लॉक करेगा, लेकिन इस वाइब्रेशन को या फिर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत सारी वेव्स है, ऐसी बहुत सारी वेव्स रहेगा जो कि क्या रहेगा, इस पोलराइजिंग एंगल को पैरेलल रहेगा। तो वो सारी की सारी वेव्स इसके अंदर से पास होगा और आगे निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो मैंने ग्रीन से दिखा हुआ है, अगर ये इस पोलराइजिंग एंगल से आगे निकलता है तो ध्यान दीजिएगा ये दिखेगा कैसे, तो ये दिखेगा कुछ इस तरह से। क्लियर, ये दिखेगा ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस है जिस डायरेक्शन में लाइट आगे ट्रैवल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट करते हुए आगे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ही वेव है, मैंने 3 बार दिखा दिया। ये जो प्लेन है कौन सा, XZ जो प्लेन है वो XY प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, so it is vibrating in XY plane, getting, जो वेव आगे आया उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है कौन से प्लेन में, XY प्लेन में। so that plane, the plane in which electric field vibrations takes place is called as plane of vibration, या फिर आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो, the plane in which linearly polarized light vibrates, simple word में, the plane in which linearly polarized light vibrates, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, PPL, plane polarized light, the plane in which PPL vibrates is called as plane of vibration। ये प्रोसेस कौन से प्लेन में कंप्लीट हुआ, तो वो कंप्लीट हुआ XZ प्लेन में, तो उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्लेन इन विच पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और द प्लेन which is perpendicular, the plane which is perpendicular to what, plane of vibration is also called as plane of polarization। ठीक है, ये आपके 2 डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था, और ये जो पोलराइड है उससे आपने कुछ ऐसे रखा था जिसमें से ये वर्टिकल वाला जो है वो क्या किया, आगे पास हुआ ना। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेता हूँ,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं वही पोलराइज़र ले लेता, लेकिन इस बार पोलराइज़र को मैं रखूँगा कुछ इस तरह से, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये नीचे है, ये ऊपर है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो होगा ये कि बाकी ये जो 3 लोग हैं, all these 3 electric field vibrations, they'll get cancelled or blocked, while only one electric field, you can see this horizontal electric field vibration is parallel to polarizing axis, and that electric field vibration, it will move from downward to upward, or you can say from one side of polarizer to the another side of polarizer. Now when this light, it will come from one side to another side, you can see it will look like this. दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा अभी। तो नीचे से जब लाइट आगे आएगा तो ये हॉरिजेंटल वाला पोलराइज़र के अंदर से पास होने के बाद आगे कुछ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो लाइट कैसे वाइब्रेट कर रहा है, लाइट ये जो PPL है वो इस तरह से क्या करेगा, वाइब्रेट होते हुए आगे निकलेगा। कौन से प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेट हो रहा है X में और Z में। कौन वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। सो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द प्लेन इन विच PPL वाइब्रेट्स, the plane in which electric field vibrations of linearly polarized light take place, that is called as plane of vibration. While इस plane का exactly perpendicular plane कौन सा है, ये plane है XY plane। इस प्लेट को परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, XY प्लेन रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। द प्लेन इन विच पोलराइजेशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस और द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर to the plane of vibration is called as plane of polarization. ये 2 डेफिनेशन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 2 डेफिनेशन and the concept of this linearly polarized light, it is used to study the intensity of light when the light it comes from one side of polarizer to the another side of पोलराइज़र। सो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको फिर से एक बार देखना और कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप इसको एक बार और क्या कीजिएगा, देखिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। टू स्टडी द नेक्स्ट कंसेप्ट वी नीड सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स फ्रॉम लास्ट ईयर, दैट इज़ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। सो ये जो 2 बेसिक कंसेप्ट है वो मेरे सामने है। फर्स्ट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड सेकंड पॉइंट इज़ द Snell's law. You should know what is meant by Snell's law and what is meant by refractive index. So last year we have studied that we have 2 types of refractive indexes. One is relative refractive index and another is absolute refractive index. Clear? So these are the refractive indices that we have studied last year. Basic definition शायद से आपको याद आ रहा होगा कि relative refractive index क्या होता है, तो refractive index of a given medium with respect to medium which should be not vacuum, it should be any medium other than vacuum, is called as relative refractive index, ठीक है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा, लेकिन लाइट कौन से मीडियम से आना चाहिए, वैक्यूम के अलावा किसी भी और मीडियम से आए तो वो हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाइल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये पार्ट हम लास्ट ईयर स्टडी कर चुके हैं। मैं बस ये 2 कंसेप्ट जो है वो आपके सामने फिर से रखना चाहता हूँ। आप ध्यान रखना कि हमने जो पिछले साल स्टडी किया था उसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दैट मीन लाइट कहाँ से आ रहा है, वाटर से आएगा और वो जाएगा कहाँ पे, ग्लास के अंदर, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के हिसाब से, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एन, यस, कहाँ से आ रहा है लाइट, वाटर से आ रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, वो ग्लास के अंदर जा रहा है। उसी तरह से लाइट को अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस में दिखा दूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट वैक्यूम से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते थे
C, सिर्फ C, या फिर आप CA भी लिख सकते हैं, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज ऑलवेज ऑलमोस्ट सेम। और उसे डिवाइड किससे करते हैं हम? CG से करते हैं। उसी तरह से अगर वाटर रहेगा तो C डिवाइडेड बाय CW भी किया था हमने। सो ये तो है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के फॉर्मेट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो लिखा मैंने यहाँ पे। तो एक बात और मैं यहाँ पे लिख दूँ जनरलाइज फॉर्मेट में कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सो यू शुड राइट इट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड with respect to first. Now here I am using this symbol, but you can go for using another symbol. आपके पास दूसरा symbol भी है, हमने इसे ईटा से दिखाया था, 2 और 1 था, तो ये हो जाता है 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब ये एब्सोल्यूट है और ये क्या रहेगा? एब्सोल्यूट रहेगा। सो ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट कुछ भूला भूला सा है या फिर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप 11th स्टैंडर्ड का बुक निकालिए और वहाँ से ये पार्ट को फिर से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने ये बता दिया, जिन लोग को याद है बहुत अच्छी बात है, जिन लोग को याद नहीं आ रहा है वो ज़रा इसको स्टडी कीजिएगा क्योंकि ये पार्ट आगे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। गॉट इट। अब दूसरा बात हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ऑलमोस्ट सभी को याद होगा। स्नेल्स लॉ इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। हमने इसे 10th में भी पढ़ा था प्रैक्टिकल्स के अंदर और हमने इसे 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या है वो? साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction. This ratio is always constant and that ratio is called as refractive index. Clear? So sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, it bears or it holds the ratio कांस्टेंट, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ आपको याद होना चाहिए। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है और ये जो स्नेल्स लॉ का कंसेप्ट है इसे हम यूज़ करने वाले हैं अगले पार्ट में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उससे बोला जाता है ब्रूस्टर्स लॉ। देखते हैं आगे बढ़ते हैं ब्रूस्टर्स लॉ को। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रूस्टर्स लॉ है वो जनरली हर अल्टरनेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज टेंजेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस टैन वाला टेंजेंट है ये, तो ये साइन कॉस टैन वाला टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज़ इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला वाइज हम लिख देते हैं इसे कि टेंजेंट ऑफ कोई तो एक पोलराइजिंग एंगल बोल रहा है वो, उसका जो टेंजेंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर रहेगा। बस इतना ही बात आपको जानना ज़रूरी है। एक एक बात को हम क्या कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं और स्टडी भी कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इजी। ये शायद से इस चैप्टर का सबसे ईजी पार्ट है जो कि जनरली हर इंटरनेट एग्ज़ाम में क्या होता है, रिपीट होता है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आप एक ग्लास को कंसिडर कीजिएगा। आप ग्लास की जगह कोई और मीडियम भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है, डायमंड एंड ऑल दैट, बट वेरी इजी है। कौन सा? ईजीली अवेलेबल रहेगा अपने पास ग्लास। अब मैं एक रे ऑफ लाइट लेता हूँ। कौन सा रे आप ले लेंगे? ऑब्वियसली आपके पास पोलराइजेशन चल रहा है तो आने वाला लाइट जो रहेगा वो रहेगा UPL, दैट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट। ये लाइट आएगा और वो कहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा? वो ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करेगा। कंसिडर कीजिएगा कि ये जो ऊपर का मीडियम है वो कौन सा रहेगा? आप इसे कोई भी और मीडियम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ मीडियम 2 और ऊपर वाले को मैं बोलता हूँ, लाइट जहाँ से आ रहा है उसे मैं बोल देता हूँ मीडियम 1, और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसे एयर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर से लाइट आएगा और जो इस ग्लास के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा वो लाइट कौन सा रहेगा? अनपोलराइज्ड लाइट। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको
आप अनपोलराइज है ये दिखाने के लिए आप इस तरह से इसके आसपास 2-3 और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन दिखा सकते हो, जिससे ये पता चल जाए कि लाइट कौन सा है, अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, मोर देन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस और उसकी वजह से लाइट क्या हो रहा है, वो अनपोलराइज लाइट हो गया। एक से ज़्यादा वाइब्रेशन अलग अलग प्लेन में जाएंगे तो वो हो जाता है अनपोलराइज लाइट। जहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक करेगा, हम जानते हैं कि उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने नाम क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, मैं नॉर्मल का नाम नहीं देता, जैसे इट इज़ अ नॉर्मल। एंड ये जो एंगल रहेगा किसके बीच में, इंसिडेंट रे, लाइट ऊपर से आया, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पे लाइट आ रहा है एयर से, कहाँ पे, ग्लास के अंदर, दैट मीन्स रेयरर से डेंसर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। याद आ रहा है व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली इस ग्लास सरफेस के ऊपर से लाइट क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा और रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। मतलब लाइट इधर से आएगा तो रिफ्लेक्ट होके लाइट किधर चला जाएगा, लाइट जाएगा इधर, इसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन लाइट जो है वो डेंसर में भी ट्रैवल करेगा, जाना चाहिए लाइट को कैसे, सीधा लाइन में, लेकिन लाइट क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स पाथ एंड इट इज़ गोइंग टू बेंड। मैं यहाँ पे सिर्फ ग्लास को कहाँ पे, सॉरी, ग्लास के अंदर जाते हुए लाइट को दिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। ऊपर वाला जो रहेगा दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, वाइल ये जो ग्लास के अंदर आया दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। गॉट इट? आई एम गोइंग टू गेट टू एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल रहेगा दिस इज आर, मैंने इसे स्मॉल आर से दिखा दिया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट, सॉरी, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वाइल यहाँ पे जो नीचे है मैं उसे आर डैश बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने नीचे नाम क्या दिया है, आर डैश। यू कैन यूज़ θ1, θ2, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन सिम्बॉल्स का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आर एंड आर डैश, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ओके, तो जो जनरल नॉलेज है हमारा वो पहले क्लियर कर लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या बोलता है कि आई जो है वो क्या है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये मुझे पता है। आर क्या है, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? एंड आर डैश क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमें नॉलेज है। ठीक है, ओके। इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन बहुत सिंपल है। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी किया है कि आई और आर जो है वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर equal. This is very important. What about angle of incidence and angle of refraction? इनके बीच में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, स्नेल्स लॉ जो है वो काम करेगा। तो क्या है आपका स्नेल्स लॉ? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, अब आप बोलेंगे आर, नहीं, यहाँ पे आएगा आर डैश। क्यों आर डैश? बिकॉज मैंने सिंबल या नोटेशन क्या यूज़ किया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, आर डैश। सो दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड आप उसे नाम क्या देते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ दिस इज द पार्ट दैट वी हैव स्टडीड। ये तो रियल लाइफ में होता है कि अगर लाइट आया तो वो लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है एंड रिफ्रैक्ट भी होता है। अभी तक हमने ब्रूस्टर्स लॉ को स्टडी नहीं किया, ये तो बस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। Where is the law?
तो लॉ के लिए हम इस ब्रूस्टर के एक्सपेरिमेंट को या फिर इसके प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देखते जाएंगे हम। ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट क्या है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, तो ये जो मेथड है ब्रूस्टर का मेथड है, ब्रूस्टर्स लॉ है, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड टू गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। तो जब हमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पता चला तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ढूंढने का ट्राई किया कि जिससे हम यूपीएल को कन्वर्ट करें किसके अंदर, पीपीएल के अंदर। निकोल नाम का साइंटिस्ट है, मालस नाम के साइंटिस्ट है। तो ये सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी क्या कर दिया था, यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करने के लिए, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट। आप प्लेन पोलराइज लाइट की जगह वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, लीनियरली पोलराइज लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लाइट को कन्वर्ट करने का, यूपीएल से पीपीएल में कन्वर्ट करने का मेथड्स ढूंढ रहे थे। लेकिन सबसे इजी तरीका जो आपको मिला वो किसके मेथड से मिल रहा है आपको, ब्रूस्टर के मेथड से मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया, ये जो पार्ट है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें आपको स्टेटमेंट के लिए मार्क मिलेगा, डायग्राम के लिए मार्क मिलेगा, आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में लिखना, उसके लिए कुछ मार्क्स मिलेगा, और जो थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें आप प्रूफ करोगे, इसका प्रूफ दोगे, उसके लिए कुछ मार्क्स रहेगा। तो जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखना है आपको। ब्रूस्टर took a glass slab of refractive index 1.5। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली बताना कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक आइडियल वैल्यू जो होता है ग्लास का वो होता है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो होता है 1.5। सो पहला पॉइंट आपने बोला कि ब्रूस्टर took a glass slab of refractive index 1.5 and he allowed UPL टू स्ट्राइक ऑन इट। तो उसने क्या कर दिया, एक यूपीएल को स्ट्राइक करवाया किसके ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर। ही फाउंड दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। ऑब्वियस है कि लाइट जब भी ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा एंड रिफ्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका 2 लाइन हो गया, 2 पॉइंट हो गया। आपने क्या बोलना आगे कि ही चेंज्ड, उसने क्या चेंज किया, ही चेंज्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब आप आई को चेंज करोगे तो आर भी चेंज होगा, अगर आप आई को चेंज करोगे तो आर तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा, आर डैश, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, वाई सो, ऐसा क्यों, क्योंकि आई और आर में रिलेशन है, आई और आर डैश में भी रिलेशन है। सो अगला पॉइंट रहेगा आपका, ही चेंज्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड चेक्ड, उसने क्या चेक किया, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब यहाँ पे एंगल रखा 20, चेक किया ये लाइट पीपीएल है कि यूपीएल है, 30 चेक करो, 40 चेक करो, 50 चेक करो। दैट मीन्स always he changed the angle of incidence and he checked the nature of reflected light, whether that light is PPL or UPL, प्लेन पोलराइज लाइट हो रहा है या फिर अनपोलराइज लाइट है। एट अ पर्टिकुलर एंगल, एक स्पेशल एंगल उसे मिला, कौन सा, एक स्पेशल एंगल मिला जहाँ पे ये जो लाइट है वो क्या बन गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। देखा, सिंपल सा मेथड है, आप बस लाइट को आके स्ट्राइक करवाओ, आई की वैल्यू को चेंज करते रहो और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको सिर्फ चेक करते जाओ। तो उसने देखा कि ये जो एक स्पेशल एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल के वक्त ये जो लाइट है वो कैसा बन गया, प्लेन पोलराइज लाइट बन गया। उसने इस एंगल को, कौन से वाले, ये जो एंगल है, इसको एक नाम दिया और उसका नाम रखा पोलराइजिंग एंगल। शायद से आपको आइडिया आ रहा है हम कहाँ पे जा रहे हैं। सो व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ
incidence at which reflected light is found to be plane polarized is called as angle of polarization या फिर polarizing angle। ये आपका क्या हो गया, ये पोलराइजिंग एंगल से रिलेटेड हो गया। मतलब आपका ये जो स्टेटमेंट था उसमें से एक पॉइंट तो आपको मिल गया, कौन सा, कि ये जो पोलराइजिंग एंगल होता है, इस पूरे स्टेटमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात आ रही थी, वो कौन सी थी, पोलराइजिंग एंगल। तो हमें इस पोलराइजिंग एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया कि एक ऐसा एंगल आएगा जिस वक्त आपका रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या बन जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ। Bristol took a glass slab of refractive index 1.5 and he allowed UPL to strike on it. He changed the angle of incidence and checked the nature of reflected light. At a particular angle of incidence, he found that reflected light is plane polarized light. That particular angle of incidence is called as polarizing angle। बस 2-3 लाइन में आपका ये जो है एक्सप्लेनेशन थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट दिस एंगल, दैट मीन्स ये जो स्पेशल एंगल मिला आपको, एट दिस एंगल, एट दिस केस, एट दिस सिचुएशन, जब ये वाला एंगल क्या बन गया, पोलराइजिंग एंगल बन गया, ही ऑल्सो फाउंड दैट, उसने एक और बात को ऑब्जर्व किया। कौन सी और एक बात था, he found that the angle between reflected light and refracted light is 90 degrees. That means reflected light and refracted light, they are perpendicular to each other. This is very 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 interesting. Clear? जब ये बात हुआ कि आपको लाइट कब मिला, लाइट मिल गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आप एक काम कीजिएगा, ये जो पूरा एंगल है कहाँ से कहाँ तक, देखिए आप स्केल को देख रहे हैं, हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से लेके इधर तक जाऊँ तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना, ये देखिएगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस टोटल एंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल देख रहे हो ना, बराबर। तो ये एंगल जो है वो 90 है, पूरा एंगल कितना 180, ये एंगल कितना 90, तो बचा कितना 90 बचा ना, टोटल 180 में से 90 निकल गया ये वाला, तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स इज गोइंग टू बी 90, दैट मीन्स 90 इन दोनों का, एंड ये दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 90 इज़ 180। दैट मीन्स हमारे पास एक और नॉलेज मिल गया। तो हमने तीसरा या चौथा पॉइंट जो भी है आपके थ्योरी में, वहाँ पे क्या बोला, एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट और रेज इज 90। सो कैन आई से R प्लस R डैश इज 90, दैट इज़ पॉसिबल ना, जैसा हमने देखा R प्लस R डैश इज 90। ठीक, तो हमारे पास नॉलेज क्या है, R प्लस R डैश इज 90। Can I rearrange this? Yes, I can rearrange this. R डैश का वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस R, आपने बस इस R को उठा के इस साइड लेके आ गया, पॉजिटिव का क्या हो गया नेगेटिव, R डैश इज इक्वल टू 90 माइनस, लुक एट दिस, R क्या है, R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ये एंगल एंड ये एंगल याद है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग R आई एम राइटिंग I। ठीक, एक और बार चेंज कर लेते, R डैश इट इज इक्वल टू 90 माइनस IP। अब आप बोलेंगे 90 माइनस IP क्यों, क्योंकि I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इन दिस सिचुएशन दिस इज व्हाट, दिस इज IP एंड IP इज कॉल्ड एज polarizing angle। So this is what we have, got it? आगे देखते हैं, हमारे पास स्नेल्स लॉ है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने अभी 2 मिनट पहले वो पिछले पेज पे देखा था कि साइन ऑफ I टू साइन ऑफ R डैश
is constant, right? And that constant is called as refractive index. फिर से एक बार, लाइट कहाँ से आ रहा था? लाइट आ रहा था फर्स्ट मीडियम से, और वो कहाँ पे पहुँचा? सेकंड मीडियम में, राइट? फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, आई कैन चेंज, मैं इसके सिंबल को या नोटेशन को चेंज कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. मैं इसे ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1 लिख देता हूँ. आर डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे आर डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस आई पी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं. देखते हैं क्या होता है. साइन ऑफ आई, बट नाउ आई एम गोइंग टू राइट आई. आई इज़ अ स्पेशल कंडीशन. हमारा स्पेशल कंडीशन क्या चल रहा है? पोलराइजिंग एंगल का. तो मैं इसे लिख देता हूँ साइन ऑफ आई पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस आई पी. तो आई एम राइटिंग 90 माइनस आई पी. रीअरेंज साइन आई पी एज इट इज. साइन 90 माइनस आई पी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कॉस ऑफ आई पी बन जाता है, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट. लेकिन एक और आपका ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा. ठीक है, तो मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ. टैंजेंट ऑफ, लुक एट दिस, टैंजेंट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा, याद रहा है ना? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई पी, विच इज इक्वल टू वॉट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. याद है ना, मैंने थोड़ी देर पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बोला था. 2/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो स्टेटमेंट की तरफ वापस जाते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इट सेज दैट टेंजेंट साइन कॉस टैन, टेंजेंट किसका? पोलराइजिंग एंगल का, इज इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. गॉट इट? टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. गॉट इट? यहाँ पे ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ प्रूव हो गया. 3 से 4 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन आता ही है हर एग्ज़ाम के अंदर. आप इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, हर लाइन को, हर पॉइंट को देखते रहेगा. हम आगे बढ़ते इसी पोलराइजेशन, मतलब हम यूपीएल को कन्वर्ट करेंगे किस में? पीपीएल में, लेकिन एक और तरीके से. देखते हैं वो क्या है. आगे जो है वो हम पढ़ लेते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लेकिन किसकी मदद से? वी आर गोइंग टू स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स. नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सो वी हैव स्टडीड दिस इन लास्ट ईयर्स सिलेबस दैट व्हेनेवर लाइट इट स्ट्राइक्स ऑन दी डस्ट पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो है एयर के अंदर के, उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है. तो आप काम कीजिएगा, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ. यू कैन कंसिडर, लेट अस से मैं यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल बना देता हूँ. कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्या कर दिया, एक डस्ट पार्टिकल जो है उसे बना दिया. और ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं? लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं. नाउ यहाँ पे जो लाइट आपको ज़रूरी है वो कौन सा लाइट होगा? दैट लाइट इज़ गोना बी एनीथिंग, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू डील विद अनपोलराइज्ड लाइट. ये जो लाइट है इस डस्ट पार्टिकल के ऊपर आएगा और ये स्ट्राइक होगा कुछ इस तरह से. लाइट बाहर से आया तो ये डस्ट पार्टिकल जो है उसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगा. ये लाइट कौन सा? अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो आएगा और ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा. नाउ दिस इज द केस ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, सिंगल डस्ट पार्टिकल. ये डस्ट पार्टिकल को मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा कंसिडर कर दिया, ये तो उससे भी बहुत छोटा रहेगा.
तो लाइट क्या हो जाएगा, लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में इसमें से क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा, आगे के निकल जाएगा। यहाँ पर मैं दूसरे डायरेक्शन में भी लाइट को क्या कर लेता हूँ, स्ट्राइक करवा देता हूँ, इधर भी जाएगा ये लाइट इस तरह से, और ये क्या करेगा, मैं एक और पॉइंट भी लेता हूँ, यहाँ पे जो है वो इस तरह से स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट एक डस्ट पार्टिकल के ऊपर आया, स्ट्राइक किया, और वो हर डायरेक्शन में क्या हो गया, ये स्कैटर हो गया। तो हुआ क्या, ये एक्चुअली एक तरह का क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वाला कंसेप्ट हो गया। याद है ना, हमने अभी ब्रूस्टर्स लॉ में क्या देखा था कि व्हेनेवर अनपोलराइज्ड लाइट इट स्ट्राइक्स ऑन अ ग्लास सरफेस, लाइट इट गेट्स reflected as well as refracted. Exactly in the same way, unpolarized light, when it strikes on a dust particle, then the scattered light in each and every direction, it is actually 3 direction, but ये हर direction में क्या हो जाएगा, it gets scattered. So the rays which are scattered, they gets polarized. Few gets unpolarized, वो ऐसे ही रह जाएंगे, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएंगे, बराबर है, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट रहेगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी शायद से पार्शियली पोलराइज्ड लाइट रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ रेज जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ रेज जो है वो आने वाले लाइट के एंगल को क्या रहेगा, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रहेगा। एंड ये जो लाइट रहेगा जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, कुछ अनपोलराइज, कुछ पार्शियली पोलराइज, तो कुछ लोग या कुछ एंगल्स पे क्या रहेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिल जाएगा। ये लाइट पार्शियली होगा, पार्शियली पोलराइज लाइट, ये पार्शियली, ये अनपोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट। भाई तो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे कि कौन से डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज मिलेगा और कौन से एंगल में पार्शियली और कौन से एंगल में अनपोलराइज रहेगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन द एंगल at which this light it strikes on this dust particle. That means अगर आप यहाँ पे हो, ह्यूमन बींग्स यहाँ पे है, और वो अगर आगे देखें तो ये लाइट को क्या, यहाँ से आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको शायद से कुछ और दिख रहा होगा, यहाँ से सेम लाइट क्या करेगा अलग तरीके से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ अलग तरीके से आपको लाइट मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल टू गेट polarized light by scattering of light, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल एंगल की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम दिखा दिया। मैं एक काम कर लेता हूँ, एक और आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, जिस फ़ोटो के अंदर आपको क्या दिखेगा कि रियल लाइफ में वो पोलराइज लाइट जो है वो हम स्कैटरिंग की मदद से कैसे लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको, और इस फ़ोटो के बाद हम आगे जाते हैं और अगले पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा अपना क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू वन पोलराइजर एंड इफ इट इज़ पासिंग थ्रू द सेकंड पोलराइजर। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे मैं केस 1 और केस 2 के मदद से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहले तो आप एक काम कीजिएगा, आप स्टडी कीजिएगा किसे, एक अनपोलराइज्ड लाइट को। ध्यान दीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट की तरफ ध्यान देना है और इसे अच्छे से स्टडी करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके वैल्यू को कितना रखा है, E0 रखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ E1 और E2, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो कितना है, E0 है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, अनपोलराइज्ड लाइट, ये है E0, ये है E0,
how many electric fields over here we have 4 electric field vibrations which are vibrating in totally different planes. So this is what? This is unpolarized light. Got it? Okay. हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले? रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी. ठीक. तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटेंसिटी जो होता है वो हमेशा ही प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किससे? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का स्क्वायर के साथ. ठीक है. तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? ठीक है. ये वेव इधर जा रहा है तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा E0 और वो है E0. व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया? E0. मैक्सिमम कितना नीचे तक गया? E0, जिसे आपने यहाँ पे दिखा दिया. तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे. तो उसको अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँ तो मेरा पहला I0 जो है वो किसके साथ प्रोपोर्शन में आ जाएगा? E0 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आ जाएगा. बात समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड अकॉर्डिंगली वी हैव I0. तो वो हो गया कितना? E0 का स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोटेशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पे. अब एक और बात, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. E0 जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी. बराबर. और वेक्टर के हम हमेशा क्या कर सकते हैं? 2 पार्ट कर सकते हैं. ये जो है ये एक जनरलाइज फॉर्मेट मैंने दिखा दिया किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. अब ये लाइट जब एक पोलराइज़र के अंदर से पास होगा, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं नाम दे रहा हूँ पोलराइज़र. ठीक है. ये आपका पोलराइज़र नंबर 1 मैं इसे बोल देता हूँ. आप इसे पोलराइड 1 भी बोल सकते हैं. और ये इसका मैं क्या बना देता हूँ यहाँ पे? इसका हम यहाँ पे एक पोलराइजिंग एक्सिस भी बना लेते हैं. पोलराइजिंग एक्सिस. ओके. तो मैंने इस तरह से यहाँ पर रख दिया. समझा आपको? अब होगा क्या? अब ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें से एक ही वेव क्या करेगा? आगे की तरफ जाएगा. ठीक है. लेकिन E0 जो है वो कौन है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इस E0 के क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट हो जाएंगे. E0 cos थीटा और E0 sin थीटा. और वो इसके अंदर से पास करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. आराम से आप समझिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे. मैंने E0 जो है वो एक फील्ड वेक्टर है, इसके 2 पार्ट किया. पहला पार्ट कौन सा? E0 cos phi और दूसरा रहेगा E0 sin phi. cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है. इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन आगे जाएगा तो cos 0 दैट मीन्स E0 cos phi क्या करेगा? वो आगे जाएगा. सो कैन आई से ये कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा. और ये कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा. सो वी हैव वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच गेट्स ब्लॉक्ड एंड अनदर इट गेट्स पास्ड. ठीक है. तो लाइट जब आगे आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो है इसमें से एक टुकड़ा आगे आएगा. तो वो जो आगे आएगा वो रहेगा E0 cos phi. बात समझ में आ रहा है? E0 cos phi जो है वो आगे आएगा. तो मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ E0 cos phi. ठीक है. ये जो है ये आगे की तरफ आ गया. अब हम यहाँ पे काम कर लेते हैं. मैं इसको पोलराइज़र को इधर ही रख देता हूँ. आप ध्यान रखिएगा, मैं चाहिए तो इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ यहाँ पे. ये जो है आपका पहला
पोलराइज़र है जो मैंने इसे यहीं पे रखा है, ठीक है। ओके, ये मैं एक रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, बस इसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में ब्लू है पहला पोलराइज़र जिससे मुझे लाइट मिला E0 cos phi, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगा वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा मैं इसको बोल देता हूँ I1, लेकिन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो I1 जो है वो किसके प्रोपोर्शन में आ गया, E0 cos स्क्वायर phi के प्रोपोर्शन में आ गया, ठीक। ओके, आराम से अगली स्टेप में जाते हैं। I1 को ऐसे ही रख देता हूँ मैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ऐसे ही रख देता हूँ, E0 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं और cos स्क्वायर phi लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है ना, मैंने सेपरेटली क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। I1 को ऐसे ही रख देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन को भी ऐसे ही, लेकिन ज़रा E0 स्क्वायर के साथ डील कीजिएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही है, लेकिन E0 स्क्वायर क्या होता है, I0 होता है। तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे I0 पे। E0 स्क्वायर जो पहले केस में था वो क्या, I0 नॉट स्क्वायर, इट इज़ I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0। लेकिन ये जो है ये cos स्क्वायर phi है, उसका क्या, cos स्क्वायर phi की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो सब लोग जानते हैं कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 90 के बीच में, या फिर आप कंसिडर कीजिएगा, दिखेगा ऐसे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये phi एंगल को समझिएगा कैसे, ये 0 फिर ये बदलते जाएगा, वो हो जाएगा 90 और 90 के बाद फिर से वैल्यू शुरू हो जाएगा उल्टा डायरेक्शन में, और वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। मतलब 0 से 90 के बीच में आपको वैल्यूज़ मिलेगा। cos 0 कितना, 1, cos 90 कितना, 0। अगर मैं इनका एवरेज लेने का ट्राई करूं तो वो एवरेज कितना आता है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ गोइंग टू बी हाफ। तो ये वैल्यू जो है मैं ये एवरेज वैल्यू लेता हूँ, तो वो कितना आ गया, एवरेज वैल्यू मुझे मिलता है, इट इज़ I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 इंटू हाफ, या फिर E1, समझा आपको, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, E1 यूज़ किया अभी, ठीक। E1 पहला वैल्यू कौन सा है आपका, E1, तो ये E1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर इनटू कितना, हाफ, ठीक है। I2 I0 2। इसका मतलब है कि जब आप पहली बार लाइट को क्या करते हो, UPL को एक पोलराइज़र से आगे भेज देते हो, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो आधी हो जाती है, ऑलमोस्ट आधी, ठीक है। हम लाइट की ब्राइटनेस देख रहे हैं, जब वो लाइट ब्राइटनेस है वो जब किसी पोलराइज़र के अंदर से पास होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ध्यान दीजिएगा, ये अभी मेरा केस 1 चल रहा है, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम्पल को ध्यान से देखिएगा कि रियल लाइफ में इसे कैसे यूज़ किया हमने। तो अब हम केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास एक UPL है तो उसका इंटेंसिटी I0 है जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर रहेगा। जब ये लाइट एक पोलराइज़र नंबर 1 से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है I1,
और उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, E1। रिलेशन देखा हमने कि I1 is directly proportional to I0/2 while E1 is directly proportional to E0 square divided by 2 या फिर इंटू हाफ आप कंसिडर कर सकते हैं। अब एक काम कीजिएगा, आपने पोलराइज़र नंबर 1 यूज़ किया, लेकिन अगर मैं एक और पोलराइज़र लेता हूँ और उसे आगे रख देता हूँ, ठीक है, पोलराइज़र नंबर 1 उसके आगे मैंने क्या किया, पोलराइज़र नंबर 2 रखा, ठीक है। इंटेंसिटी कितना रहेगा, I1, एम्पलीट्यूड कितना है, E1। ये लाइट के आगे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आगे रखने की जगह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लाइट आप देख रहे हो उसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो आपका पोलराइज़र है उसे रखा कहाँ पे, इधर पोलराइज़र नंबर 1, ये रहा आपका पोलराइज़र नंबर 2, और ये जो है लाइट आपका कहाँ पे मिला हुआ है, UPL। जब इससे पास होगा तो ये बनेगा PPL। अब इस PPL को मैं इसके अंदर से आगे पास करूँगा। आप कॉमन सेंस लगाइए और मुझे बताइएगा, क्या ये लाइट इसके अंदर से आगे पास हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वाइब्रेशन और इसका एक्सिस पैरेलल रहेगा। अगर वो इससे पास हुआ तो ऑब्वियसली इससे भी क्या होगा, पास हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ कि इन दोनों के एक्सिस में, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये दोनों का एक्सिस जो है, पहले वाले पोलराइज़र का एक्सिस और दूसरे वाले का पोलराइज़र एक्सिस, इनके बीच में एंगल कितना था, इनके एक्सिस के बीच में एंगल है 0। इसलिए ये बीच वाला लाइट क्या किया, आगे की तरफ पास किया। Let us say that the angle between the two is theta. So we all know, मैं इसे यहाँ पे फिर से नहीं लिखूँगा। E1 के दो टुकड़े हो जाएंगे, कौन कौन सा, E1 cos थीटा और दूसरा रहेगा E1 sin थीटा। तो E1 cos थीटा जो है वो क्या करेगा, इस पोलराइज़र से आगे आएगा और वो बनेगा E2। मतलब यहाँ पे जो E1 रहेगा वो दूसरे पोलराइज़र से बाहर आएगा तो वो कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E1 cos थीटा। तो इंटेंसिटी I2 कितना होता है, I2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E2 का स्क्वायर। फिर से I2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, E1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। I2 एज इट इज़, बट E1 जो है, ध्यान दीजिएगा, E1 का स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है, वो I2 हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, I1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम जनरली यूनिट या 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो वैल्यू कितना आता है, I2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब आप UPL लेते हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी है I0। जब वो आपका पोलराइज़र 1 से पास होता है, ठीक है, या आपके पोलराइज़र नंबर 1 से पास हुआ तो I0 क्या बन गया, I1 बन गया, विच इज़ I0/2। मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे आते ही क्या हो गया, आधा हो गया। जब ये लाइट पोलराइज़र 2 से पास होगा तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा I2, विच इज़ I1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा ये वाला पोलराइज़र और ये वाला पोलराइज़र, इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, याद है ना आपको क्या हुआ था, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 है तो ये लाइट सीधा आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90, तो देखिएगा
लाइट इससे तो पास होगा, लेकिन यहाँ पे 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक्सिस और ये लाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 कितना, cos 90 0, तो लाइट दूसरे वाले पोलराइज़र से बाहर नहीं आएगा। सो ये जो है इसे बोला जाता है MALUS, ठीक है। ये साइंटिस्ट जो है इसे मालस लॉ बोला जाता है।